तो देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान को लेकर आपके साथ फिर से जुड़ गए हैं अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम आपको लेके चल रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह आपको बताएंगे 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशन। कैसे 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, क्या क्या एप्लीकेशंस यूज की जाती हैं, ये सब जानकारी देंगे आपको आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर में। तो चलिए चलते हैं सीधे गोंदपुर और जानते हैं 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशन। मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन IIT अलवर, राजस्थान। अच्छा, आप सब लोग रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं? रैखिक समीकरण जानते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने रैखिक समीकरण को कैसे निरूपित करते हैं ये सिखाया था, और पिछले अध्याय में हमने ये भी सिखाया था कि भाई रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं। उसके लिए 2-3 फॉर्मूले हमारे पास में, उसके लिए हमने पिछली कक्षा में सिखाया था। पिछली कक्षा में हमने रैखिक समीकरण के छोटे हल, कैसे उसका हल निकालते हैं, उसके बारे में बताया था। आज इस अध्याय में, इस कक्षा में हम जो है रैखिक समीकरण को कंप्लीट कैसे सोल्व करते हैं, पूर्ण रूप से कैसे सोल्व करते हैं, इसके 2 नियम है, 2 मेथड है, 2 प्रॉपर्टी है, जिसके आधार पर हम आपको उनको हल करना सिखाएंगे। इसमें हम क्या जीवन से जुड़े हुए जो हमारे सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनको लेकर के, जो संख्याओं के प्रश्न होते हैं, उनको लेकर के हम इसमें सोल्व करना, आपको हल करना सिखाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके आप थोड़ा संक्षिप्त में अपना इंट्रोडक्शन परिचय दीजिए, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम पुष्पेंद्र, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम संदीप है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर। मेरा नाम शैलेश है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम मंजू है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। माय नेम इज चांदनी, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम मंजू है, स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम रानी है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ अलवर। मेरा नाम साजन है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर। माय नेम इज पूजा एंड स्कूल नेम राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम राधा है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपके पास 2 रैखिक समीकरण है। आपके पास कितने रैखिक समीकरण है? 2 रैखिक समीकरण है। कितने रैखिक समीकरण है? 2 रैखिक समीकरण है। अच्छा, ठीक है, तो हमने पहले वैसे सिखा दिया था कि भाई रैखिक समीकरण कैसे बनते हैं। जैसे पहले मैं छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, ये एक रैखिक समीकरण है। 2 युग्म का कैसे हो जाएगा? 2 युग्म का कैसे हो जाएगा? 2 रैखिक समीकरण एक साथ ले लो। जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0, ऐसे 2 समीकरण बना लेते हैं। तो इनको हमने सिखाया था कि कितने हल होंगे। जैसे हम ये चेक करते हैं, आपको थोड़ा सा वैसे बता दें हम कि यदि हमारे पास 2 समीकरण है, A1x B1y और C1 = 0, एक तो ये हो गया मान लीजिए। दूसरा A2x B2y और C2 = 0, ये था। हमने इसका बताया था कि भाई इससे कितने हल होंगे। तो एक केस हमने बताया था, पिछली कक्षा में नहीं बढ़ा चुके हम। हमने बताया था कि इसके जो है एक तो यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। उसके लिए हमें चेक करना होता है A1/A2 B1/B2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके हमने कई सारे नियम बताए थे। अब हम इस अध्याय में हम इनको सोल्व करने के लिए
कि कैसे हम सोल्व करेंगे, उसके लिए नेम बताएंगे। हम एक उदाहरण के लिए उदाहरण लेकर के इसको सोल्व करना बताएंगे। अच्छा आप ये बताइए, जैसे ये समीकरण है, ये वाला समीकरण है, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए मतलब इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए और y का वैल्यू निकालने के लिए आप कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी विधि से निकाल सकते हैं 10th में, आप ये बताइए। शून्य का योग। शून्य का योग, चलो आप बताओ। शून्य का योग, शून्य का योग आप बताओ। हाँ, विलोपन विधि, यानी कि एक विधि हमारी है विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन मतलब विलुप्त कर देते हैं एक को, किसी एक को हटा करके उसके में दूसरी वैल्यू रखते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, देखिए विलोपन का अर्थ ये है कि भाई जैसे ये है, ये दोनों में एक्स वाई दिखाई दे रहा है आपको, है ना, दोनों में क्या दे रहा है, एक्स और वाई। तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में रख ले। और क्योंकि जब एक में जैसे जैसे यही है, देखिए पहली इक्वेशन को एक इक्वेशन दे दिया 1 दे दिया, दूसरी इक्वेशन है मेरी इसको 2 दे दिया। पहली इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें से यदि एक x का वैल्यू निकाल करके एक का किसी का और उसमें रख दे तो उसमें अब एक ही चीज बचेगी, x बचेगा या फिर y बचेगा। हम उनको आराम से सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद हम लोग उसको हल निकाल लेंगे। फिर हम जो हमारा x का दूसरा वैल्यू आएगा, जो x का वैल्यू आएगा उसको इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख करके हम दूसरे का आंसर निकाल सकते हैं। ये तो हमारी होगी सवाल करने की, लेकिन आज हम क्या है, हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम प्रैक्टिकली मतलब अपने जीवन में, दैनिक जीवन में जिनका यूज करते हैं, हम ऐसा उदाहरण लेकर के इसको हम सोल्व करते हैं। आप थोड़ा नोट कर लो उस उदाहरण को, देखिए ये अपनी बुक खोल लीजिए। देखिए इसमें है आपका, ये कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, 2 व्यक्ति की आय का अनुपात 9:7 है, 9:7 है। और इनके खर्चों का अनुपात 4:3 कितना है बताइए, 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। यानी कि एक व्यक्ति की जो बचत है कितनी है, बचत है 2000 रुपए, 2000 रुपए। तो कह रहा है कि एक आदमी की बचत जो है 2000 रुपए है। तो आप बताइए, हाँ अंजू जी आप बताइए कि एक व्यक्ति की बचत है 2000 रुपए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7। नहीं, आपको निकालना क्या है, हल क्या करना है, मासिक आय, मासिक आय है ना, मानसिक होता है दिमागी, मासिक महीने की आय है ना। तो हमें निकालना है इससे कि उसकी महीने की आय मासिक आय कितनी होगी। हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें ये निकालना है कि उनकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। ये बिल्कुल दैनिक जीवन का है। जैसे कि हम मान लेते हैं भाई आप लोगों को जानते हैं, आपके घर पे पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आप उनके हिसाब किताब आप देख सकते हैं, है ना। कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पापा और आपके अंकल, ठीक है ना, आपके पापा और आपके अंकल। बताइए आप अपने पापा का नाम बताइए। मनोहर, ठीक है। मनोहर को हम शॉर्ट में एम से डिनोट कर देते हैं, एम से, है ना, मनोहर जी, ठीक है। अंकल का नाम बताइए। नाम देवी सिंह। उनको हम डी एस से या डी से, ठीक है। तो आपके मान लीजिए यहाँ पे आपके पापा और आपके अंकल, ठीक है, इनके पापा, ठीक है। आप अपना नाम बताइए। पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी, मान लीजिए आपके पापा और आपके अंकल दोनों जॉब करते हैं, ठीक है। अब जब जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी आती होगी, आती है ना, आपको पता है ना सैलरी कमाते हैं, सैलरी आती है। हाँ। मान लीजिए जो सैलरी आती है ना, जो सैलरी आती है उसका जो अनुपात है वो 9:7 है। यानी कि इनके 9:7 जो इनकी सैलरी है उनका और जो इनकी सैलरी है उनका, यानी कि मनोहर जी की सैलरी और देवी प्रसाद की सैलरी, इनकी सैलरी का अनुपात कितना है, कितना अनुपात है, 9:7। यानी कि 9:7 के अनुपात में ये पैसा कमाते हैं। अब जब ये लोग खर्च करते हैं, आप खर्च होते हैं, बताइए किस किस चीज पे खर्च करते हो आप पैसा, आपके पेरेंट्स किस किस चीज पे पैसा खर्च करते हैं। सामान में करते हैं सारा सामान, किस टाइप में, जैसे सब्जी लाना, जैसे सामान से कुछ भी वस्तु लेना, आपके लिए यूनिफॉर्म लाना, आपके लिए पढ़ाई के सामान खरीदना, आपकी फीस को देना, ये सारी चीजें खर्च करते हैं, है ना। ऐसे तो हम लोग खर्च करते हैं। तो मान लीजिए आपके अंकल, आपके पापा, दोनों लोग यानी कि मनोहर जी और
देवेंद्र जी जो अनुपात में खर्च करते हैं वो खर्च का अनुपात है 4:3 अनुपात, 4 अनुपात और 3 अनुपात। तो इस रेट में खर्च करते हैं। अब इतना खर्च करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद ये बताइए कि कितने रुपए बचाते हैं? 2000 रुपए। यानी कि अपनी उसका अनुपात ये इतना खर्च करने के बाद भी उनके पास कितने रुपए बच जाते हैं? 2000 रुपए बच जाते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है अब? मासिक आय निकालने हैं। हाँ, अब उनका जो है वो उनकी, हमें ये नहीं पता कि वो कितने, आपको नहीं पता कि आपके पेरेंट्स कितने पैसे कमा के लाते हैं, नहीं पता ना, वो हमें निकालना है। तो इस मेथड से, विलोपन विधि से हम यूज करेंगे, लेकिन इसको पहले हम युगपत समीकरण में, दो पद वालों में, उसमें कन्वर्ट करेंगे, उससे हम निकालेंगे। लेकिन ये मैथमेटिक्स का जो है युगपत समीकरण का एप्लीकेशन है, प्रयोग है उसका, क्योंकि इसमें हम लोग पहले समीकरण बनाएंगे, युगपत समीकरण निकालेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए हम फिर एक बार प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर 2 लोग हैं, पुष्पेंद्र जी के पापा जिनको मनोहर एम से डिनोट किया है, दूसरे हमारा अंकल है जिनको देवी सिंह से नोट किया है, और इनकी मासिक आय 9:7 है, इनके मासिक खर्च जो है 4:7 है। इस खर्च करने के बाद भी इनकी बचत प्रति 2000 रुपए है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि मैथमेटिक्स का यूज करते हुए कि इनकी मासिक आय की 1 महीने में कितना रुपए बचा लेते हैं। ठीक है ना, हम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम मानते हैं कि माना इनकी जो है, जो अनुपात दिया है, माना इनकी जो अनुपात दिया है 9:7 है। ठीक है, तो 9:7 में इनका जो 9 का है 9, ठीक है, 9 में कितना पैसा हो जाएगा? 9x, ठीक है। और दूसरे में क्या आ जाएगा? 7y, क्योंकि एक की अलग सैलरी, एक अलग सैलरी, तो हम इसको 9x मान लें और इसको 7y, ठीक है ना, 7y दोनों का हो गया। अब इनकी खर्च के हिसाब से देखिए, ये तो क्या आय है, आय माना हमने आय, एक की 9:7 है तो 9x हो गया, दूसरे का 7y हो गया। अब खर्च देखिए, खर्च में क्या है, इनका खर्च क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा 4x और इनका क्या हो जाएगा? 3y, 4x और 3y। अब बताइए इसमें से पहले समीकरण को देखिए, आप पहला काम देखिए m, ठीक है, ये जो है इनका कितनी आय है? 9x। खर्च कितना है? हाँ, 9x रुपए है इनका आय और 7y है इनका खर्च। तो बचत कितनी होगी? तो आय में से क्या करेंगे? बचत बराबर क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा आय माइनस घटाओ खर्च। ये इनकी बचत ऐसे तो करते हैं क्यों भाई? आप जानते हैं बचत कैसे निकालते हैं? हा? नहीं जानते? बताइए। मान लीजिए आज आपके पेरेंट्स ने आपको 20 रुपए दिया, ठीक है, और आपको 10 रुपीज फीस जमा करनी थी, ठीक है ना, कितने रुपए दिया बताइए? 10 रुपए, 20 रुपए दिए। हाँ। और फीस जमा कितनी करनी थी? 10 रुपए। और 2 रुपीज की आपको पेंसिल खरीदनी थी। 2 रुपए की हमको पेंसिल तो कितने रुपए खर्च हो गए आपके? 10 + 2 12। तो आपके पास कितने बचने चाहिए? 8। तो ऐसे ये आज की बचत, या फिर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास पैसा है उसमें से जो खर्च हो गया और जो बचा वो बचत होगी मेरी, ठीक है ना। इनके भी यही काम है कि इन्होंने जो है पूरे महीने में इतना पैसा कमाया, उसके इतने में इतना खर्च कर दिया, अब जो बचेगा उस महीने में वो उनकी महीने की बचत होगी। तो महीने की बचत कितनी है? 2000। तो इनका बचत बराबर है 2000 बराबर आय कितनी है? देखो मानवीर जी की आय कितनी है? 9x माइनस खर्च कितना है? 7y। तो इसमें देखो x अलग है, y अलग है, तो ये बताइए क्या 9x में से 7y घट जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, तो नहीं घट पाएगा, ठीक है, नहीं घट पाएगा। तो इसका मतलब है इसको एक हम नई समीकरण दे देते हैं, एक नया युगपद है हमारा, नया समीकरण है हमारा ये, इसको हमने क्या नाम दे दिया? 1, समीकरण 1। अब हम यही काम देवेंद्र जी के लिए करते हैं, देव सिंह के लिए करते हैं। तो देवेंद्र जी के लिए हमने काम किया, देखिए इनका आय कितना है? 4 है, इनकी आय 4 है देवेंद्र जी के लिए। तो इनकी आय होगी 4x और बचत कितनी इनकी भी? 2000 है बचत। तो 2000 इनके लिए भी 2000 ही है बचत, ठीक है। खर्च कितना है इनका? खर्च कितना है बताइए? खर्च है 3y।
तो इससे देखिए समीकरण हमारी क्या आएगी, 4x - 3y बराबर बचत यानी कि 2000। इससे कौन सी समीकरण होगी हमारी ये? 2 समीकरण 2। तो हमारे पास कितनी समीकरण है? 2 समीकरण है। कौन कौन सी समीकरण बताइए आप? 2000 बराबर 9x - 7 पहली समीकरण, 2000 बराबर 4x - 3y दूसरी समीकरण। अब हम इसको रोटेट करके लिख लेते हैं, मतलब दूसरे रूप में लिख लेते हैं। ऐसा लिख सकते हैं 9x - 7y बराबर 2000 और दूसरा है 4x 2000। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, है ना? हाँ, 9x - 7y बराबर 2000, 4x - 3y बराबर 2000। ठीक है, तो आपके पास 2 समीकरण है, एक ये समीकरण, इसको हमने एक समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। अच्छा, अब इन समीकरणों से बताओ आप मुझे कि आपको क्या वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है हल करके, ये बताओ मुझे। आप बताओ। पूजा जी, आप बताओ ये जो समीकरण है इसके हमें क्या निकालना है, इसका क्या करना है? इसका पक्षांतरण नहीं, पक्षांतरण करने से पहले हम ये क्या करेंगे, हमें करना क्या है, हमें वैल्यू क्या निकालनी है जो हम मासिक आय। लेकिन इन समीकरणों में मासिक आय तो है नहीं, इनमें तो एक्स और वाई है। हमने जो रियल लाइफ की दैनिक जीवन की प्रॉब्लम थी, अब उसको हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में चेंज कर दिया है। गणितीय प्रॉब्लम में हमने गणितीय संख्या में जो है चेंज कर दिया है ना। हमने अपनी दैनिक जीवन की जो प्रॉब्लम थी, जो दैनिक जीवन की हमारी पर्सन था, उसको अब हमने गणित में चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ कहीं भी लिखा नहीं आय वगैरह, यहाँ तो केवल एक्स और वाई लिखा है। अब तो हमें क्या करना है, अब आप बताइए हमें क्या करना है समीकरण से, किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स और वाई। हाँ, वेरी गुड, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें तो, है ना। फिर हम वहां रख लेंगे वैल्यू, बचत भी आ जाएगी, आई भी आ जाएगी, क्योंकि एक्स की और वाई की वैल्यू जैसे हमारे पास आ जाएगी तो हम इसको यहाँ 9x में रख लेंगे, 4x में रख लेंगे, 7y में रख लेंगे, 3y में रख लेंगे। तो इससे हमें बचत, इनकी खर्च भी हमारे सामने आ जाएगा, कितना पैसे खर्च करते हैं और इनकी आय क्या है वो भी आपके। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए आपके पास 2 मेथड है, 2 विधि है। पहली विधि कौन सी है? विलोपन विधि। तो दूसरी विधि कौन सी है? पक्षांतरण विधि, है ना, भूल गए थे आप, है ना। दूसरी विधि कौन सी? पक्षांतरण विधि। तो पहले हम इसे करते हैं विलोपन विधि से और फिर करेंगे पक्षांतरण विधि से। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं विलोपन विधि। अब मुझे बताइए विलोपन विधि में हम लोग कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं विलोपन विधि में, बताइए कैसे विलोप करोगे इसको? चलो, कौन बताएगा? वज्र गुणा करना पड़ेगा। किसकी वजह गुणा करनी पड़ेगी? 9 को 3 की और 7 को 4x की। 9 को 3 की, हाँ, 7i x की। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इनके विलोपन विधि में क्या होगा, आपको जो x और y जो दिए हैं इनमें किसी एक को भी दोनों इक्वेशन में दोनों के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो एक ही संख्या की गुणा करनी पड़ेगी जिससे या तो y के गुणांक दोनों समीकरण में बराबर हो जाए या x के गुणांक दोनों समीकरण में बराबर हो जाए, ये काम हमें करना पड़ेगा। तो बताइए पहली इक्वेशन में y का गुणांक कितना है? 7, है ना। y का गुणांक बताओ, 7। अच्छा, x का गुणांक बताओ, 3। ठीक है, हाँ, अब 9 है। देखिए अब यहाँ y का गुणांक है 7 और दूसरी समीकरण में y का गुणांक है 3। तो पहली समीकरण में हमने किसका गुणा कर दिया? समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर और समीकरण 2 में 7 की गुणा करने पर नई समीकरण मिलेगी। ठीक है, हम पहली समीकरण में गुणा करते हैं, 3 की गुणा करते हैं, तो 9 3 27 x माइनस 7 3 21 y इजिकल्स टू 3 दूनी 6000। अब दूसरे में गुणा करूंगा 7 की गुणा करने पर 728 x माइनस 7 3 21 y 721 y इजिकल्स टू 6000। ठीक है, इनमें देखिए आपका, इसमें क्या है आपका, देखिए दोनों के y के गुणांक बराबर है। पहली में है -21x, दूसरे में है -21y। तो हम लोग क्या करें, घटाने पर, समीकरण को घटाने पर, तो यहाँ लिख देंगे साइड में घटाने पर। कौन समीकरण को घटा रहे हैं? समीकरण जो नई आई 1 में से समीकरण जो नई आई 2, यानी कि नई समीकरण 1 में से नई समीकरण 2 को घटाने पर। तो घटाने से नियम होता है कि इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो जैसे इसके चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यानी कि 28 है, यहाँ प्लस हो जाएगा 21y, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है,
माइनस का, देखिए यहाँ कितना आएगा 7 दूनी 14, जो कि हमने गलत कर रखा था। ठीक है, 7 दूनी 14,000, जबकि हमने गुणा किसकी कर ली 3 की, तो 7 दूनी 14,000। ठीक है, यहाँ पर इसको ये क्या घट जाएगा 21xy, एक हमारा माइनस का है ऋण का है, एक 21y हमारा ऋण की जगह प्लस का हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदलने से, तो ये हट जाएगा। इसके बाद हमारे देखिए 27x में से 28x घटेगा, तो देखिए जमा का कम है और नेगेटिव का ज्यादा है, तो हमें माइनस का x बचेगा। यहाँ पर 6000 में से 14000 घटाएंगे, 6000 में से 14000 घटाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन हमें नेगेटिव बचेगा, घट जाएगा। माइनस का बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 8000, माइनस का 8000। ठीक है, और माइनस इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ से माइनस रिमूव करने के बाद x बराबर 8000, x का वैल्यू 8000 आ गया हमारा, कितना आ गया 8000, x का वैल्यू 8000 आया। ठीक है, अब x का वैल्यू 8000 आया, तो x का वैल्यू किसी भी समीकरण में, देखिए x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखिए y का वैल्यू निकाल देते हैं, तो x का वैल्यू समीकरण y में रखेंगे तो 4 गुना 8000 माइनस 3y बराबर 2000, यानी कि आपका अगर 3y माइनस का बराबर 2000 माइनस कितना हो जाएगा 8 चौक 32,000, 32,000, तो बताइए माइनस का बचेगा कितना 30,000 बच गया माइनस का, माइनस 3y बराबर, तो y बराबर कितना आ गया प्लस का 10,000, तो y बराबर आ गया 10,000। तो हमारे पास x का वैल्यू भी आ गया, x का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू कितना आया 10,000, तो x का वैल्यू आ गया 8,000, y का वैल्यू 10,000। तो बताइए मानवीर जी की जो आय है जिसको हमने m से डिनोट किया है, m की आय कितनी होगी, m की आय कितनी होगी, बोलो कितना आया बताइए, इसकी आय कितनी होगी, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, किसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे x की जगह 9x से मल्टीप्लाई कर लेंगे जितना अनुपात है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुना 8,000, तो 9 थे 72,000। ठीक है ना, ये तो एक लाइव एग्जांपल था कि हम इसको ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे निकाल कर हमने इसमें निकाल सकते हैं। तो कौन सी विधि पढ़ी आपने आज, कौन सी विलोपन विधि और पक्षांतरण विधि, पक्षांतरण नहीं पढ़ी है अभी, विलोपन विधि। अब हम लोग पक्षांतरण विधि पे डिस्कस करते हैं, दूसरी मेथड लेते हैं जिससे हम सोल्व कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पक्षांतरण विधि। अच्छा, अब हम लोग दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम है प्रतिस्थान विधि, पक्षांतरण विधि। ठीक है, अब हम इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक जो है उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, उससे हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें दिया है 2 पेंसिल और 3 रबर, 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल 6 रबर का मूल्य 18 रुपए है। तो हमें प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात करना है। हमने बताया आपको कि पेंसिल है और रबर है, बिल्कुल आप जैसे जाते हैं मार्केट में जाते हैं, अपने लिए पेंसिल भी खरीदना है आपको और क्या रबर खरीदना है, ये डेली यूज में करते ही हैं। तो आपने पेंसिल खरीदी और रबर खरीदी, कुछ अपने लिए खरीदी, कुछ अपने कजिन के लिए या छोटे भाई बहन के लिए खरीदी, और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, उसको पैसा देते हैं, है ना, कि भाई इतनी हमने पेंसिल खरीदी, इतनी हमने वो खरीद ली, तो उसके लिए हम पैसा देते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप के आइटम है, एक पेंसिल है और एक रबर है। तो हमने मान लिया कि पेंसिल है वो x है ना, हाँ क्या माना आपने पेंसिल के लिए, रबर के लिए y। ठीक है, तो x और y हमने मान लिया पेंसिल के लिए, रबर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी ये आपकी जो जीवन से जुड़ी यानी रियल प्रॉब्लम है, ये वास्तविक प्रॉब्लम है जो हम काम करते हैं, इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, मैथ में बढ़ाएंगे, यानी कि x y के टर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इससे पहले हमने सीखा था विलोपन विधि, अब सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए हमारे पास कितनी रबर पेंसिल खरीदी आपने, 2, और हमने जो है रबर खरीदी है 3। तो पेंसिल को हमने डिनोट किया x से, पेंसिल को किससे डिनोट किया, x से। पेंसिल है x मान लीजिए, रबर
y। तो हमारे पास आया 2 पेंसिल यानी के 2x, ठीक है ना। मतलब हमने क्या सेट किया कि माना पेंसिल का मूल्य x रुपए है, माना पेंसिल का मूल्य x रुपए और y का मूल्य y रुपए है, हमने मान लिया। अब हमारी समीकरण क्या बनेगी, देखिए 2 पेंसिल ली आपने तो 2 गुणा x 2x जमा रबर कितनी है 3y, क्योंकि 3 रबर ली हमने तो 3y बराबर कितने रुपए दिए आपने 9 रुपए दिए। लो ठीक है, बताइए आपने 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी और आपने 9 रुपए दिए, तो गणित में यानी कि मैथमेटिक्स में इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे? 2x + 3y बराबर 9। वेरी गुड, आप लिखेंगे इसको 2x + 3y बराबर 9। तो जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसी को आपने मैथमेटिक्स में कह दिया कि आपने 2x पेंसिल + 3x रबर खरीदा और 9 रुपया पे किया। इसी प्रकार से दूसरी बार में क्या कहा इसने, दूसरी देखिए, दूसरी बार हम लोग क्या खरीदते हैं 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए, 4 पेंसिल का कितना हो जाएगा 4x रुपए पेंसिल का मूल्य जमा रबर का मूल्य 6y बराबर 18, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिक्स में कितना इजी, आप जो इतनी सारी बातें बोलते हैं आप उसको कितना छोटे से कह सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आपने 4 पेंसिल खरीदी, 6 रबर खरीदी और 18 रुपए दिए, लेकिन अब आप बताइए मुझे कि मैथमेटिक्स में आप कैसे बताएंगे? 4x + 6y बराबर 18। 4x + 6y बराबर 18। अब हम लोगों को ये निकालना है कि पेंसिल का मूल्य कितना है, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य कितना है और प्रत्येक रबर का मूल्य कितना है। तो अब हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसको भी हम ऐसे ही समीकरण मान लेते जैसे विलोपन विधि में पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ठीक है। वहां तो हम क्या करते थे, हम लोग बराबर करके जब काटते थे, यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग एक का वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग प्रतिस्थापन में, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 9 - 3y या x बराबर 9 - 3y बटे 2। समीकरण 1 से निकल गया वैल्यू। अब प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, तो समीकरण 1 से ये वैल्यू निकाल करके हम आप समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो 2 में जो है हम समीकरण नंबर 2 में रखने पर x बराबर 9 - 3y/2 समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4x की जगह रखना है ये वैल्यू, तो आ जाएगा 4 गुना 9 - 3y बटे 2 जमा 6y बराबर 18। देखो y का वैल्यू तो नहीं रखना, तो y का तो जो का तो केवल x का रखना है। 2 से इसे काट दीजिए तो आ जाएगा 2 और थोड़ा इसको हल कर दीजिए। देखिए ये हमने वैल्यू निकाला x का, है ना, तो हमारे पास आ गया 18 - 3 दूनी 6y + 6y बराबर 18, ठीक है। तो इससे क्या निकला, इससे समीकरण हल होगी, 6y से 6y कट जाएगा, 18 से हो जाएगा, यानी कि ये इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ना, ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि हमने पहले चेक कर लिया। पहले तो हम चेक करते हैं ना इसको प्रतिस्थापन के लिए कि प्रतिस्थापन से क्या वैल्यू हम जो है आ जाएगी, ये इसको हल कर लेगा, ये हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोगों को x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए समीकरण तो वो निकल गया आपका, है ना, चेक भी हो गया हमारे पास कि भाई ये दोनों कथन जो है सत्य है या असत्य है। एक तो ये भी चेक हो गया, सबसे पहले ये चेक हो गया हमारा कि भाई जो हम वैल्यू काम कर रहे हैं कि ये कथन जो है सत्य है या असत्य है। अब आप मुझे बताइए कि x का वैल्यू इसमें क्या रखे और y का वैल्यू हम लोग क्या रखे जिससे हमें जो है समीकरण के हल मिल जाए, कौन बताएगा? अब देखिए अनुमान लगाते हैं, हमने ये काम कर दिया, हमें चेक हो गया कि भाई ये प्रतिस्थापन विधि से सही है, जो हमारे समीकरण है पहले हमने ये चेक कर लिया, ये उससे सही है, ठीक है। अब हमें x और y का वैल्यू निकालना, मेन हमारा काम है x y का वैल्यू निकालना, ठीक है। इससे हमें ये पता लगा हाँ जो हमने x की वैल्यू निकाली वो सही है और जो दूसरी वैल्यू निकाली वो भी सही है, लेकिन हमें ये पता लग पा रही है कि भाई हमारी x की क्या वैल्यू है और हमारी y की क्या वैल्यू है। हमें ये निकालना है x की क्या वैल्यू होनी चाहिए और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जो पेंसिल का मूल्य है वो कितना होना चाहिए और जो रबर का मूल्य है वो कितना होना चाहिए। बताइए कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है बच्चों, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ये, है ना, अभी हमारे धीरेन्द्र सर ने आपको बताया कि ये हमारी 2 समीकरण बना दी। अब हमें समीकरण बनाने के अलग अलग हल करने के अलग अलग तरीके हैं।
जैसे इससे पहले सर ने कौन सा तरीका बताया था आपको? विलोपन विधि। विलोपन विधि में प्यारे बच्चों क्या था? विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त करना, किसी एक को वहां से हटा देना। अगली विधि हमारी कौन सी है? प्रतिस्थापन, यानी प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? पहली समीकरण से हमारे पास x और y क्या क्या है बता सकता है कोई? x क्या है? x है पेंसिल का मूल्य, और y क्या है? गुड, बहुत अच्छे। तो हम क्या करेंगे? पहली इक्वेशन से एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। क्या करेंगे? एक पेंसिल का। जैसे मेरे पास है 2x प्लस 3y इजिकल टू 9 बराबर 9। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? हमारे पास x क्या है? पेंसिल। तो x बराबर क्या आएगा बच्चों? 9 माइनस 3 रबड़, 3y बटे 2, क्योंकि इस समीकरण में हमारे पास 2 पेंसिल का मूल्य दे रखा है और हमें चाहिए 1 का। तो क्या करेंगे? 9 माइनस 3y, यानी 9 माइनस 3 रबड़ का मूल्य। 9 रुपए में से 3 रबड़ का मूल्य घटा लेंगे, उसके बाद 2 से भाग कर देंगे, तो किसका मिलेगा बच्चों? पेंसिल का मूल्य मिल जाएगा। लेकिन अभी भी हमें क्या है, ये नहीं पता कि हमें रबड़ का मूल्य क्या है, नहीं पता ना। इस तरह से हम क्या करेंगे? x का मूल्य निकाल लेंगे, किसमें? रबड़ के मूल्य में भी। उसके बाद ये जो x का मूल्य है ये हम रख देंगे समीकरण 2 में। एक पेंसिल का हमने मूल्य निकाल लिया, वो हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। इस समीकरण 2 से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हल करेंगे। हल करने के बाद आपका एक रबड़ का मूल्य निकल जाएगा, है ना? आपका एक रबड़ का मूल्य आ जाएगा, जितना भी आएगा। ठीक है, 2 रुपए 4 रुपए। उसके बाद जैसे अभी पिछली हमने बताया था कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 9 माइनस 3 रबड़ का मूल्य बटे 2। तो हम क्या करेंगे? यहाँ रबड़ का मूल्य लिख देंगे और हमारा पेंसिल का मूल्य निकल आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इसको हल करते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों अब तो आप जान गए होंगे कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशंस के बारे में। इन सब के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे आईआईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और साथ में थे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।